कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसानों को 50% अनुदान पर मिलेंगे खरीफ फसलों के लिए बीज। बीएयू में हुई बीज परिषद की 11वीं बैठक। सूकरों को गलघोंटू से बचाने के लिए दिलाएं टीका। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में बीज वितरण नीति 2011 के तहत कृषि विभाग झारखंड सरकार द्वारा बीज विनिमय एवं वितरण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 50% अनुदान पर विभिन्न खरीफ फसलों के बीज दिए जाएंगे। अनुदानित बीज अधिकतम 5 हेक्टेयर के लिए ही मान्य होगा। लैंप्स, पैक्स और डीलर नेटवर्किंग के माध्यम से अनुदानित बीज की बिक्री सुनिश्चित की गई है। यदि किसी किसान को बीज मिलने में समस्या हो तो अविलंब अपने जिला कृषि पदाधिकारी या प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। पिछले दिनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बीज परिषद की 11वीं बैठक हुई। प्रभारी कुलपति डॉक्टर आरपी सिंह रतन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में निर्णय लिया गया कि बीएयू निदेशालय बीज एवं प्रक्षेत्र द्वारा 2014-15 के खरीफ और रबी के लिए कुल 5015 क्विंटल बीज का उत्पादन किया जाएगा। इसमें रबी में 1078 क्विंटल और खरीफ में 3937 क्विंटल बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही विभिन्न फलदार पौधों के 1,10,000 गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री भी तैयार किए जाएंगे। बरसात के मौसम में सूकरों को गलघोंटू रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। सूकर पालक अपने सूकरों को इस रोग से बचाने के लिए एचएस का टीका जरूर दिलाएं। यह टीका छौने और वयस्क दोनों उम्र के सूकरों को देना चाहिए। सूकरों में होने वाला रोग गलघोंटू जीवाणु जनित रोग है जो तेजी से फैलता है। इस रोग से सूकरों में तेज बुखार, गले और जीभ में सूजन, सांस लेने में कठिनाई, दम घुटना तथा मुंह से लार टपकने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह रोग वर्षा के आरंभ में फैलता है। इससे बचाव के संबंध में पशु विशेषज्ञ की सलाह है। एचएस बीमारी अभी बरसात के मौसम में खास करके काफ़ी देखने को मिलता है। सूकरों में भी इसकी संभावना काफ़ी होती है। तो एचएस बीमारी जैसा कि आप लक्षण आप जानते हैं कि इसमें गला घोंटू करते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है और गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। तो इससे बचने के लिए इसमें अगर ये बीमारी सूकर बीमार पड़ते हैं तो इसमें एक दवा में काफ़ी खर्च होता है। इसलिए इससे बचने के लिए जो है कि एचएस बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण उपलब्ध है, जिसका एचएस टीका या गला घोंटू टीका बाजार में उपलब्ध है। इस टीके को आप लगवा करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और इस टीके के लगाने के लिए सबसे सही वक्त अभी है, बरसात से पहले इसका टीकाकरण कर दें। छोटे छौने हों या बड़े जो पशु हैं, बड़े सूकर हैं, उसको भी लगा सकते हैं। छोटे पशु को 2 माह के बाद इसका टीकाकरण करें। और जो बड़े वयस्क पशु हैं वो उसके किसी भी स्टेज में, किसी भी एज में इसका टीकाकरण कर सकते हैं। और इस टीकाकरण करके इससे होने वाली हानि से आप बच सकते हैं और इससे जो सूकरों में होने वाली मृत्यु है उससे आप निजात पा सकते हैं। राज्य के जो किसान बरसात के मौसम में सब्जी फसल शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए झारखंड के अनुशंसित प्रभेदों का ही चयन करें। उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाइयों, बरसात के दिनों में अगर आप शिमला मिर्च का खेती करना चाहते हैं तो हमारे केंद्र से जो है एक देसी किस्म विकसित किया गया है, स्वर्णतुल्या, जो यहाँ के लिए जो है बारिश के दिनों के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। आप उसको लगावें। उसका बीज जो है अनुसंधान केंद्र पलांडू में उपलब्ध है। उसके साथ साथ किसान भाई जब शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो इसमें जो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है 1.5 फीट और पौध से पौध की दूरी जो है 1.5 फीट होना चाहिए। धान की खेती का मौसम शुरू हो चुका है। खेत की जुताई और कादो करने के लिए किसान बिरसा रीजर हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बीएयू कृषि अभियंत्रण विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। अब समय हो चला है एक सफल किसान से मिलने का, तो आइए सीधे चलते हैं किसान के पास। जो धुन के पक्के हैं, ये जिस फसल की खेती करते हैं पूरे लगन के साथ उसमें अपना 100% समय और मेहनत लगाते हैं। इनकी यही ईमानदारी इनकी फसलों से शानदार उपज दिलाती है।
आइए इन्हीं से मिलकर जानते हैं इनकी खेतीबाड़ी का हाल। टोटल मिश्रित से खेती बाड़ी किया जाए तो उससे किसान लोग भी सुखी संपन्न रह सकते हैं और इसी तरह करके आज हम पूरे परिवार खुशहाल हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2550 रुपए से 2625 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 3600 रुपए, गेहूं 1550 रुपए से 1650 रुपए, चना 3350 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 5550 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5000 रुपए, दाल चना 4200 रुपए से 4300 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9000 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3450 रुपए, आलू 1100 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 1300 रुपए से 1400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में आप लोगों ने देखा मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें और जानकारी। आगे हम आपके लिए और भी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई का सिलसिला जारी रखेंगे, जानकारी लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। तो भाई जानकारियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए किसान भाई बहन, बात ऐसा है कि हम लोग कई फसलों की खेती करते हैं और बागवानी भी करते हैं। और अभी का मौसम है जो भाई आम का फल बाग लगाए हुए हैं, तो आम पककर तैयार है। तो हम बाग से, पेड़ों से आम तोड़ें तो तोड़ने के बाद कैसे उसकी तोड़ने के बाद करें। देखभाल की जो ज़रूरत होती है, ताकि हम बाज़ार में जब अच्छे आमों को ले जाएं और उसे बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त करें, तो उसके लिए ज़रूरी है तोड़ाई के बाद अच्छी तरह से देखभाल करना। तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी। आज हम प्लांटू के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ है जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी, जो हमें बताएंगे कि आम के जो
फल हैं वो तुड़ाई उपरांत उसके प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, उनकी तुड़ाई किस सुरक्षित तरीके से करेंगे ताकि उसको जो है हम सही तरीके से पैकेजिंग करके मार्केट में हम भेज सकेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम ये जानते हैं कि अब फल जो है वो आम के जो बेसिकली फल हैं वो अब पक चुके हैं, तो जैसे कि हम बात करें आम्रपाली अगर हम आम की, तो अभी तो उसको पकने में भी बहुत टाइम अभी मतलब हो चुका है जी। तो उसके तोड़ने के लिए अगर हम लोग उसको तुड़ाई करते हैं तो उस पर किस किस बातों का ध्यान रखेंगे हमारे किसान भाई तोड़ते उपरांत, उसके बारे में आप हमें बताएं। जैसे कि आपने बात की है कि आम्रपाली अभी कुछ समय लेगा पकने के लिए, तो जो पकने के लिए समय ले रहा है, अगर हम आम्रपाली में देखते हैं कि जैसे पूरे फल को देखते हैं पूरा गुच्छे में लगे हुए रहता है, ऐसे जैसे ही है ऐसे गुच्छा जिसमें लगा हुआ है, अगर इसको हम कुछ समय के लिए अभी जो हमारे पास में न्यूज़पेपर है उनका पेपर कवरिंग करके इनको चारों तरफ से रैप कर देंगे, तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा शाइनिंग करेगा, जो आपका जो इसका हरा कलर रहता है वो अच्छा कलर हो जाएगा, दिखने में अच्छा लुक आएगा। तो अगर हम पहले से नहीं किए हैं तो थोड़े दिन के लिए अभी हम कर सकते हैं कि जो भी आम्रपाली और जो भी जो लेट किस्म जो भी हैं जो लेट से पकने वाली हैं उनमें अगर पेपर बेंगी कर देते हैं इसी समय में, तो जो उसमें कलरिंग अच्छा कलरिंग आएगा। दूसरा पहली बात ये, अगर जो अभी काफ़ी देख रहे हैं कि कुछ अर्ली वैरायटी जैसे बॉम्बे ग्रीन है उनके तोड़ने का समय आ गया है, और जो आम्रपाली है उसके भी तुड़ाई जैसे बाद में तुड़ाई करेंगे, जैसे हमारा मालदा है यहाँ की फेमस वैरायटी है, इनमें तोड़ने के लिए हम प्राय देखते हैं कि जैसे हम अगर वैज्ञानिक तरीके से तोड़ते हैं तो उससे और होने वाली, क्योंकि लास्ट में हमारा फल पक चुका है, इससे काफ़ी नुकसान हमारे तोड़ते समय होता है। हम जैसे हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कि हम हिला के उसको तोड़ते हैं, तो टूटने के बाद में जैसे आम नीचे गिरता है, गिरने वाले जो हिस्सा है वहाँ से कुछ अगर जो चोट लगती है तो वहाँ से फल सड़ना शुरू कर देता है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। तो उससे बचने के लिए जो वैसे हम वैसे बात करते हैं कि मैंगो हार्वेस्टर है, अगर आप व्यावसायिक रूप से खेती कर रहे हैं तो ये एक उपकरण है मैंगो हार्वेस्टर, उसकी सहायता से आप फलों की तुड़ाई करें। अगर ये नहीं है तो जैसे हम गाँव में करते हैं कि बांस के ऊपर पॉलीथीन बांध करके उसको तुड़ाई करें, ऐसे करके तुड़ाई करते हैं। लेकिन तोड़ते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो आम है उसको हमेशा डंठल के साथ में तुड़ाई करें, क्योंकि जितना भी आम है उसको वहाँ ऊपर डंठल तक उसके साथ में तुड़ाई करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी हम आम जो तोड़ते हैं, क्योंकि अगर डंठल के बगैर तोड़ते हैं तो उससे वो जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है जहाँ आम पे गिरता है उसको वहीं रिंड से उसके आसपास से सड़ाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आम को हमेशा डंठल के साथ में तुड़ाई करें, और तुड़ाई के उपरांत जस्ट तुड़ाई करते ही उसको उल्टा रखना है, जिससे वो आम का आपका जो शेप निकल रहा है वो पूरा नीचे निकले, उसके ऊपर ना गिरे पहले तुड़ाई के समय में। और जैसे ही आप आम को तोड़ चुके हैं वहाँ से, तो उसमें जहाँ से आम टूटा है उस शाखा को पहले से 3 से 4 इंच यहाँ से काट दें, क्योंकि इससे काटने से होगा कि जो आपका जो अगले टाइम में है उसमें फलन अच्छा होगा, जो एकांतरण फलन है उसको रोकने में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। तो यह हमें तुड़ाई के समय में ऐसे तोड़ना है और ये सावधानी रखनी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम जानते हैं प्राय क्या होता है कि कई आम ऐसे भी होते हैं जो कच्चे होते हैं और कई आम ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, तो पकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उसके उपरांत क्या कुछ प्रबंधन करेंगे, उसके बारे में बताएं। जैसे कि आपने पूछा है कि कुछ फल आम के जो भी लगा हुआ होता है वो काफ़ी पकने में समय लेते हैं। अगर हम पके हुए फल का टूटने तक इंतज़ार करते हैं तो प्राय हम देखते हैं कि वो सड़ने लगता है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि फल मक्खी का प्रकोप होता है। फल मक्खी के प्रकोप होने के साथ साथ में कुछ जानवर भी, चिड़ियाँ हो गई, तोते हो गए हैं, कुछ और जानवर भी नुकसान करते हैं। तो हम मोस्टली देखते हैं कि उसको पूर्णतः पकने से पहले ही तुड़ाई कर लेते हैं। उस फल को अगर हम रखते हैं तो कुछ समय बाद में सड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि पकने के लिए उसको समय चाहिए। तो इसके लिए जैसे आपने बात की है कि भाई जैसे आप फल को तोड़ लिए हैं, तुड़ाई के वक्त आपने सावधान रखी है, उसको क्या करें कि वो पकते वक्त सड़े नहीं, क्योंकि फल जो सड़ता है मुख्यतः फल मक्खी के आक्रमण से। जहाँ फल मक्खी है और उसमें जहाँ से चोट लगी हुई है या आपने वैज्ञानिक तरीके से उसकी तुड़ाई नहीं की है या अपना उसको फल को डैमेज किया है, तो वहाँ अगर कुछ जगह उसमें चोट लग गई है या कुछ हुआ है उसकी वजह से आपका फल सड़ता है। तो इन सब फलों को सड़ने से रोकने के लिए जैसे ही हम फलों की तुड़ाई करते हैं, पहला है उसको उल्टा रखना है। इसके बाद में बाविस्टीन जो दवा है
अगर आप दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो बाविस्टिन को 3 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में घोल करके उस दवा में जो आपका फल है उसको 5 मिनट के लिए डुबो करके फिर आप उल्टा करके रख दीजिए। पहले इसका ये समय है कि आप उससे फिर उसके बाद में जो सड़न है उसको आप बचा सकते हैं। पहला, अगर आप फंजीसाइड से, कीटनाशकों से और पेस्टिसाइड से आपको उसको उपचार नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है कि उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट। इसमें क्या करना है, 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप पानी को गर्म करना है। 50-55 डिग्री का मतलब हुआ कि अगर आप उंगली डाल रहे हैं उसमें तो उंगली डालते वक्त आपका थोड़ा सा ऐसे लगे कि हाँ गर्म हुआ है पानी, उसमें 5 मिनट के लिए आप फलों को रख दीजिए और उसमें गर्म होने दीजिए। 50 से 55, अगर आप उससे ज़्यादा 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जा रहे हैं तो उसमें 2 मिनट तक उन फलों को उबालिए, उसके बाद में उनको बाहर लाके रख दीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका फलन है उसमें आपके सड़ने की जो कमी है, जो पका हुआ फल नहीं है वो बहुत कम सड़ेगा और आपका फल लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। इसके साथ साथ जो फल का जो लुक है वो भी अच्छा बनेगा और जैसे लुक की बात कर रहे हैं वो भी अच्छा बनेगा और आपका फल पकने में भी कम समय लेगा। पैकेजिंग की अगर हम बात करते हैं तो पैकेजिंग में जो है आम जो है बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो जाते हैं हमारे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे किसान भाई ये पैकेजिंग करते हैं तो पैकेजिंग के वक्त किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए ताकि वो आम जो है वो नुकसान ना हो और मार्केट में सही तरीके से पहुँचे और हमारे किसान भाई उसका सही बहुमूल्य प्राप्त कर सकें। जैसे आप बात कर रहे हैं कि पैकेजिंग हमारे जो मुख्यतः किसान करते हैं बोरों में करते हैं। बोरों में करने से क्या होता है कि जो फल होते हैं वो आपस में दबते हैं। दबने की वजह से हमारा फल है वो बहुत ज़्यादा सड़ता है और नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो इस तरह की समस्याएं हैं उसको रोकने के लिए हमेशा जो भी है फल का जो पैकेजिंग करते हैं वो जो कार्डबोर्ड है, लकड़ी के बोर्ड्स आते हैं उनमें ही फल को हमेशा पैक करें। और पैक करते समय हम मोस्टली हम करते हैं कि उसमें अगर कुछ स्पेस छूट जाता है तो फल हिलने की ज़्यादा संभावना रखती है। जहाँ तक हो फल में स्पेस नहीं छोड़ना है उसमें, और फलों के बीच में स्पेस नहीं छूटने की वजह से हिलेंगे कम और आपका फल उसमें नुकसान होने की संभावनाएं कम रहती हैं। तो जहाँ तक हो लकड़ी के कार्डबोर्ड में या और किसी में जहाँ तक आपका फल दबने की संभावना कम हो ऐसे पैकेजिंग करें जिससे फल में कम नुकसान हो। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इन्होंने बताया कि अगर आप फल की तोड़ाई करते हैं तो उसके उपरांत किन किन बातों का आप ध्यान रखें उसके बारे में आपको विशेष जानकारी दिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। नमस्कार जी। वाकई जयपाल सिंह चौधरी जी ने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। देखिए, एक तो आम देख के ललच जाता है लोग। बिल्कुल बिल्कुल, इन आमों को देख के तो हमारे जयपाल सिंह जी जो बतला रहे थे और आम देख के मुंह में पानी आ गया ना। तो पानी पर ही आइए हम देखते हैं एक छोटा सा संदेश। ये मुंह की पानी नहीं, ये खेत की पानी, बारिश की पानी, नल की पानी, कुआं के पानी और पानी के जो तमाम स्रोत हैं सब के विषय में एक छोटा सा संदेश। टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। आपने देखा ये संदेश, निश्चित ही संदेश पे भी हमारे किसान भाई बहन अमल करेंगे ही। तो अब हम इनको देते हैं दूसरी जानकारी। तो दूसरी जानकारी गर्मी का सीजन, आम का मौसम आपने बताया। अब गर्मी शुरू होते ही बरसात का मौसम शुरू होता है। गर्मी समाप्त होते ही बरसात का मौसम शुरू होता है। बरसात शुरू होते ही हम मकई, भुट्टा बिल्कुल याद करते हैं। तो भाई मक्का की खेती जो किसान खरीफ के मौसम में करना चाहते हैं झारखंड राज्य में, अपने राज्य में, तो जो इसे बेहतर उपज लेने के लिए जिन बातों पर ध्यान देना है, किन किन बातों पर ध्यान देना है,
क्या क्या देखभाल करना है, कैसे करना है, आइए इस विषय पर जानकारी लेते हैं। जानकारी कौन दे रहे हैं? जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। आज के विशेष टॉपिक है हमारे बीच की झारखंड राज्य में खरीफ मक्का की उन्नत खेती कैसे करेंगे। तो बिल्कुल इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे बीच है विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सर। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि झारखंड राज्य में खरीफ फसल जो उन्नत मक्का की खेती है वो किस प्रकार से झारखंड के किसान भाई कर रहे हैं और वहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। मक्के की फसल झारखंड राज्य में खरीफ, रबी तथा गर्मा तीनों मौसम में लगाया जा सकता है, लेकिन रबी और तथा गर्मा मौसम में वही किसान खेती कर सकते हैं मक्के की जिनके पास सिंचाई की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो। खासकर खरीफ के मौसम में ऊपरी भूमि में जहां किसान धान लगाते हैं उस भूमि में अगर वो खरीफ मक्का का उत्पादन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनको अच्छा उत्पादन होगा। इस समय जैसे कि हालात हैं, इस बार अनुमान है कि बारिश औसत से कम होगी और हो सकता है कि उसके कारण धान की खेती सफ़र करे, उसमें गिरावट आए। तो ऐसे मौसम में किसान भाई अगर मक्का लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि मक्के की फसल में किसान भाई कम अवधि की जैसे BVM2 किस्म है या 80 दिन में तैयार होने वाली भी किस्में मौजूद हैं, उनको लगा सकते हैं। साथ में अगर बारिश के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं तो स्वान, HQPM1, HQPM5 जैसी किस्मों की खेती करके वो अच्छा कमा सकते हैं। अगर बारिश कम दिन की हो रही है तो वो बेबी कॉर्न जैसी फसल लगा सकते हैं, या हरा कॉब होने पे भी अगर बाद में पानी नहीं पड़ता है तो हरा कॉब के रूप में, हरा भुट्टा के रूप में भी मक्के को बेच सकते हैं। और जो उसके साथ उनको पर्याप्त मात्रा में चारा पशुओं के लिए उपलब्ध होगा। मक्के का जो स्टोवर है, जो चारा है, वो उनको साइलेज बनाने में, पशुओं के साइलेज बनाने में भी उपयोग में लाया जाता है। तो इस समय जो सूखे वाली स्थिति हो रही है उसमें मक्का किसानों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। डॉक्टर साहब, जैसे अभी अब चर्चा के विषय में आपने बेबी कॉर्न भी कहा, तो अभी जो मक्का जो किसान भाई लगाए हैं तो बेबी कॉर्न जो है ये दोनों की खेती एक साथ में, क्या एक ही खेत में हो सकती है? बेबी कॉर्न की खेती भी किसान भाई कर सकते हैं। अगर बेबी कॉर्न के लिए कुछ किस्में हैं, जैसे BVM2 हुआ, HM4 हुआ, उन किस्मों को लगाना पड़ेगा। किसान भाई साथ ही में उस दोनों की खेती कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर खरीफ मक्का में जा रहे हैं, खरीफ मक्का का उत्पादन कर रहे हैं, तो खरीफ मक्का में उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बेबी कॉर्न का यहाँ पे किसान भाई उत्पादन करेंगे लेकिन उतना ज़्यादा विपणन की उनको समस्या है, वो ज़्यादा उससे अगर उसको मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उनको लाभ नहीं होगा। तो खरीफ मक्का लगा रहे हैं, उसको सूखे के मौसम में जैसे हरा भुट्टा के समय हुआ, उसके बाद पानी की कमी हो रही, उसको बेच दे रहे हैं तो उनको निश्चित तौर से ज़्यादा मुनाफा होगा। अभी के मौसम में जो किसान भाई मक्का लगा चुके हैं और उसकी उचित देखभाल क्या होगी और कब तक बन के तैयार हो जाएगा? इस समय चूँकि मक्का लगाने का ही चल रहा है सीज़न, अभी 15 जुलाई तक किसान भाई मक्का रोप सकते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि चूँकि झारखंड राज्य में औसत जो बारिश होती है वो 1400 mm के करीब बारिश होती है। हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि बारिश में इरेगुलरिटीज़, मतलब अनियमितता है। बारिश 1400 mm के करीब हो रही है, लेकिन बारिश अचानक बहुत ज़्यादा हो रही है और कई दिन तक सूखा पड़ा रह रहा है। इसमें क्या होता है कि मक्के की फसल में पानी की कम आवश्यकता होती है, लेकिन खेत में अगर नमी बनी हो तो उत्पादन ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो भी वो ज़मीन का चुनाव करें, खासकर वो ऊपरी भूमि में लगाएं या मध्यम भूमि में लगा रहे हैं अगर, तो उनको ड्रेनेज चैनल शुरू में निकाल देना चाहिए, ताकि उस ड्रेनेज चैनल से कहीं भी मक्के के खेत में जल जमाव की संभावना न हो। क्योंकि अगर अधिक बारिश हो गई और खेत में जल जमाव हो गया तो 48 घंटा अगर पानी मक्के के खेत में जमा रह जाता है तो उससे उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है और किसान भाइयों को नुकसान हो सकता है। इसलिए शुरुआत में लगाते समय ही चारों तरफ से ड्रेनेज चैनल निकाल देना चाहिए, ताकि अधिक पानी होने की स्थिति में सारा पानी खेत से बह के निकल जाए। और किसान भाइयों को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस समय वो खेत की तैयारी कर रहे हैं, मक्के की खेती में अगर गोबर की खाद का वो या कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सड़ी गोबर का खाद का 10 टन अगर वो कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद अगर डाल रहे हैं तो उससे भी उत्पादन में वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों को खेत तैयार करते समय ही 10 टन सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट मिला देना चाहिए खेत में, और उसके बाद उनको निश्चित दूरी पे ही मक्का को लगाना चाहिए। इसके लिए अगर किसान भाई 70 सेंटीमीटर की दूरी पे मक्का का क्यारी निकालते हैं और 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं, तो उनको करीब खरीफ मक्का में प्रति हेक्टेयर 66,000 पौधा उनको मिल जाता है।
हम लोगों ने वैज्ञानिक विधि द्वारा ये पाया है कि अगर 66,000 पौधा खरीफ मक्का का रहता है 1 हेक्टेयर में, तो उस समय उनको सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को उत्पादन प्राप्त होगा। इसलिए निश्चित पौध संख्या वो अपने खेत में बनाए रखें तो उनको ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब, जैसे किसान भाई लगा चुके हैं और उनके खेत में छोटे छोटे पौधे आ भी गए हैं, तो इनकी जो कोड़ाई होती है 2-3 दफ़ा दी जाती है, तो वो टाइमिंग क्या होगी? मक्का के खेत में एक सबसे ज़्यादा समस्या खरपतवार की है, जिसके कारण मक्का झारखंड राज्य में किसानों को मक्का से अच्छा उपज नहीं प्राप्त होता है। इसका ये कारण भी ये है कि किसान मक्का ऊपरी भूमि में लगा देते हैं, उसके बाद वो धान का ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए चले जाते हैं और धान में व्यस्त होने के कारण वो मक्के की देखभाल नहीं कर पाते। तो किसान भाइयों को सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही वो मक्का लगाते हैं, मक्का लगाने के तुरंत 1 से 2 दिन बाद वो एट्राजीन नामक एक केमिकल आता है बाज़ार में, जो रासायनिक दवा है, उसका वो ज़रूर इस्तेमाल करें। उससे उनको अगर वो बुआई के 1 से 2 दिन बाद वो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल के और उसको छिड़काव कर देते हैं, तो उनको 30 से 40 दिन तक खरपतवार की समस्या से निजात मिल जाएगी और खरपतवार की समस्या कम होगी। इसके बाद किसान भाई अगर 10 से 15 दिन बाद एक बार मक्के की कोड़ाई करके 25 से 30 दिन पर उसमें मट्टी चढ़ा देते हैं, तो मक्के में उनको अच्छा से अच्छा उपज प्राप्त होगा। किसान भाइयों को खास ख्याल ये रखें कि शुरू में जितना मक्का का फसल बहुत ज़्यादा उसको उर्वरक की मात्रा, उसको न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होता है। इसलिए अगर वो हाइब्रिड किस्म लगा रहे हैं तो उनको चाहिए कि 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा का जरूर प्रयोग करें। अगर वो कंपोजिट किस्म लगा रहे हैं, जैसे स्वान हो गया, BVM-2 हो गया, BM-1 हो गया, ऐसी किस्मों को लगा रहे हैं, तो किसान भाइयों को चाहिए कि तब 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा का प्रयोग करें। इसमें स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा किसान भाई बुआई के समय दे सकते हैं तथा नत्रजन की जो मात्रा है उसका 1/3 भाग उनको बुआई के समय देना चाहिए तथा बचा हुआ 2/3 भाग किसान भाइयों को जब मिट्टी चढ़ा रहे हैं 25 से 30 दिन के अंतर पे, उस समय 1/3 भाग डालना चाहिए तथा बाकी बचा हुआ 1/3 भाग जब नर मंजरी निकलता है उस समय डाल रहे हैं, तो उनको पौधे अच्छी तरह से उन तत्वों को ग्रहण करेंगे और उनको निश्चित उत्पादन में फ़ायदा मिलेगा। और जैसे कि सभी किसान भाइयों की शिकायत थी कि झारखंड राज्य में मक्के की खेती अच्छी नहीं हो पाती, लेकिन इस बार डॉक्टर साहब के बताए सुझाव और नियमों को पालन करते हुए अगर करेंगे तो अच्छी फसल की उपजाऊ होगी और अच्छी तरह से आपको मक्के की खेती करने में सहायता मिलेगी। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, जोहार। वाह, क्या बात है। मक्का के बारे में बहुत अच्छी जानकारी कि मक्का की खेती करें, मकई की खेती करें तो किन किन बातों पर ख्याल रखें। आप ज़रूर इन बातों पर ख्याल रखेंगे, हमें ऐसा उम्मीद है और रखना भी चाहिए। अब मुझे लगता है अब घड़ी की सुइयां हमें इजाज़त नहीं दे रही हैं। तो ठीक है, लीजिए हम बताते हैं अपना पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। किसान भाई बहन, पता तो आप नोट कर ही लेते हैं, लेकिन कृषि संबंधी किसी भी तरह की समस्या हो या कृषि संबंधी सुझाव देना हो तो आप हमें खत अवश्य लिखें। आप खत लिखेंगे तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ हमें, मंगरा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।